नमस्ते दर्शकों, मीडिया विजिल के प्लेटफॉर्म और हमारे साप्ताहिक शो संवाद में आप सबका स्वागत है। ब्रूस ग्राहम नाम के एक मशहूर इतिहासकार और राजनीतिक विशेषज्ञ और विचारक अपनी किताब हिंदू नेशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स, द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय राजनीति, भारतीय जनसंघ की शुरुआत और विकास में बताते हैं कि जनसंघ के संस्थापक मानते थे कांग्रेस, जो उनके हिसाब से एक मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी पार्टी है जिसके कोई मूल उसूल नहीं है, वो निश्चित तौर से बिखर जाएगी। और जो जनसंघ है, आपकी भारतीय जनता पार्टी, जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक सुदृढ़ विचारधारा वाली पार्टी है, वो ज्यादा लंबी रेस की खिलाड़ी रहेगी। ये बात 1950 की है। खैर, वो बात तब की थी। कांग्रेस अब भी चल फिर रही है, लड़खड़ाते हुए ही सही, डगमगाते हुए ही सही, कदमताल जारी है। तो जो क्लीशे सी आज भी एक्चुअली कई राज्यों में मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं जहां कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारें हैं। तो जो क्लीशे सी बात है, मैं उसको दोहराते हुए आज का शो स्टार्ट करना चाहूंगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। स्वागत है दर्शकों। पिछले कुछ दिनों में हमने कांग्रेस के खेमे से लगातार ऐसी खबरें सुनी है और देखी है जो एक मजबूत विपक्ष की ओर इशारा भी करती है और शायद लोकतंत्र का दिलासा भी देती है। आज हम बदलती हुई कांग्रेस या फिर बदलती हुई परिस्थितियों को समझने वाली कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद जी। स्वागत है सर आपका। शीतल प्रसाद सर 1984 से अमर उजाला, टॉस की दुनिया, इंडिया टुडे, समय सूत्रधार, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण आदि जैसी लगातार न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं। शायद बीच में पत्रकारिता से ब्रेक भी लिया था, पर आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है पत्रकारों की, तब हमारे साथ देने के लिए लौटे भी हैं। और मेरे साथ हैं मीडिया विजिल के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। नमस्ते पंकज जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और मेरे संपादक मयंक सक्सेना जी, जो आज पैनलिस्ट की तरह बैठेंगे। स्वागत है आप तीनों का आज के शो में। पहले मैं सवालों से पहले जो विजुअल्स आए हैं, बहुत ही पावरफुल विजुअल्स आए हैं पिछले कुछ 2-3 दिनों में, उन विजुअल्स को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मयंक, क्या हम वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? तो दर्शकों, आपने स्क्रीन पे 3 विजुअल देखे। एक विजुअल था जिसमें राहुल गांधी पुलिस प्रशासन से झड़प में नीचे गिर जाते हैं। दूसरा विजुअल था बहुत ही पावरफुल विजुअल जिसमें प्रियंका गांधी गाड़ी लेकर राहुल गांधी के साथ नेविगेटर सीट पे, शायद पीछे की सीट पे केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक और कांग्रेस के नेता है जिनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, इन तीनों के साथ और राहुल गांधी के साथ कूच कर रहे हैं हाथरस की तरफ। और तीसरा विजुअल है जिसमें प्रियंका गांधी अपने जितने मेंबर्स हैं, सदस्य हैं खेमे के, कांग्रेस के खेमे को, उनको बचाने के लिए मैदान में उतर पड़ती है और लाठियां सहती है। तो मैं इन तीनों विजुअल्स की जो पावरफुल इमेज है उसके लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले शीतल जी आपके पास आना चाहती हूँ। शीतल जी, मुझे बताइए, इन विजुअल्स को देख के बदलती हुई कांग्रेस और यूपी में बदलती हुई राजनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, कांग्रेस को पिछले चुनाव में जिसमें वो बुरी तरह से पराजित हुई थी और उसके पिछले चुनाव में भी जिसमें भी बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी, पिछली बार उसको करीब 12.5 करोड़ वोट मिले और उसके पहले चुनाव में उसको करीब 10 करोड़ वोट मिले। यानी उस चुनाव से इस चुनाव में भी उसको 2.5 करोड़ ज्यादा वोट मिले। इस देश में अगर पैन इंडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इस समय बीजेपी उससे बड़ी पार्टी हो गई है, उसकी मास अपील उससे बड़ी है, उसको उससे बहुत ज्यादा वोट मिले हैं और इसलिए वो सरकार में है।
लेकिन कांग्रेस जैसी में नहीं हुई है जैसा नजर आती है मोटा मोटी, इसलिए कि उसकी राज्य सरकारें कम बची हैं, अभी उसके कुछ जीती है, उसके पहले तो वो भी नहीं थी, और लोकसभा में भी कम प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में भी कम प्रतिनिधित्व है, और इसको लेके उसकी आवाज एकाएक मीडिया में बहुत बेहतर कैंपेन जो बीजेपी ने चलाया मोदी जी के नेतृत्व में, उसके जरिए उन्होंने कोशिश की, और उनका नारा भी यही था कि हम कांग्रेस को भारत करना चाहते, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। इस देश में 40-42 करोड़ लोग वोट दें, उसमें अगर 12.5 करोड़ वोट किसी के पास है तो वो डेसिमेट नहीं हो सकता, ये समझने वाली बात है। ये और बात है कि कांग्रेस ने जैसा लोग उससे उम्मीद करते थे वैसे विपक्ष का रोल अब तक नहीं किया था। हालांकि वो कर, जैसा अब 3 दिनों में साबित हुआ है, 4 दिनों में साबित हुआ कि अगर वो घर से निकलेंगे, जिनको ये माना जाता है कि ये सरकार इस तरह से चीजें कर रही है कि घर में ही रहे या वो घर भी छोड़ के विदेश चले जाए, लेकिन अगर वो घर से निकलेंगे तो उनकी अभी एक बहुत बड़ी मास अपील है, और एक मतलब उनके पास एक पूरा बैगेज भी है। वो 55 साल इस देश की सत्ता के शीर्ष पे रहे हैं, और देश के हर हिस्से में उनकी पार्टी है, हर हिस्से में उनकी सरकारें रही है। बहुत सारे लोग इस सारे बदलाव के बावजूद अभी भी उनमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो जैसे ही ऐसा लगा, जैसा आपने बताया, आपके विजुअल्स ने बताया कि राहुल गांधी एक आंदोलन में एक तरह से कहे शरीक होने के लिए आगे आए, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, वो गिर गए, तो ये खबर एकाएक उन सारी जगहों में भी इस पार कर गई जहां उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, या जहां हमेशा उन विपक्ष में रहने के बावजूद उनकी आलोचना होती है। ये बिल्कुल नया फिनोमेना है, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी तो मोदी जी के जमाने में ऐसा है कि मीडिया सत्तारूढ़ दल की जगह विपक्ष को कटघरे में हर रोज खड़ा करता है। राहुल गांधी ने ये क्यों कहा, राहुल गांधी ने ये क्यों किया, राहुल गांधी सुबह इतने बजे क्यों उठे, राहुल गांधी शाम को इतने बजे क्यों सोए, ये जिसके सवाल है उसको भी इस खबर को लेना पड़ा। वो आलोचना में लें या उसके प्रशंसा में लें, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के पास कुछ है कि अगर वो हरकत में आए तो उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल, और ये ताकत जो है कांग्रेस की, वो उसे मौका देती है कि वो चाहे तो अपने आप को एक ऐसे विपक्ष में साबित कर सकती है तो इस सरकार को सचमुच हिला सकता है, सचमुच डरा सकता है। शीतल जी आपने बहुत जरूरी बात की राहुल गांधी को लेके, पर पंकज जी उन विजुअल्स में प्रियंका गांधी जी भी शामिल थी। मुझे जरा बताइए उस विजुअल का, वो जो एक नारी शक्ति है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कांग्रेस की राजनीति पर, और जैसे हम बार बार पूछ रहे हैं यूपी की राजनीति पर? देखिए सौम्य, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और मुझे तो लगता है पड़ गया है। जिस तरह से तमाम कांग्रेस के आलोचकों ने कल उस एक तस्वीर जिसमें पुलिस का डंडा अपने हाथ से थामे हुए हैं प्रियंका गांधी, या प्रियंका गांधी जिस तरह से कूदी है कल अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए, या उस पर पड़ रही लाठियों के बीच में आने की जो कोशिश है। देखिए भारतीय राजनीति में बहुत दिन बाद हमने ऐसे दृश्य देखे, और यकीनन जो लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, हम लोगों की पूरी जवानी कांग्रेस के खिलाफ यूनिवर्सिटी में बोलते हुए गुजरी है, क्योंकि हम एक ज्यादा बेहतर लोकतंत्र चाहते थे। हम चाहते थे कि जो मिल रहा है हम अब उससे आगे बढ़ें, पर आज स्थिति यह है कि जो हमें मिला हुआ था हम उसको ही कैसे बचाएं, ये एक बड़ी स्थिति अजीब बन गई है। और ऐसे में जब पूरी तरीके से विपक्ष जो कहा जाए कांग्रेस से अपने को वोट के लिहाज से यूपी में बेहतर मानता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो वाकई है भी, जिनका दावा है कि उनके पास एक बड़ा सामाजिक आधार है, और जिस तरह से पिछले 20-25 साल में राजनीति बदली है उसमें सामाजिक आधार एक सच्चाई बन गई है, कांग्रेस के पास कोई वैसा आधार नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि कांग्रेस के पास फिर एक अपील है, वो अपील हिस्ट्री से उपजती है, वो अपील कुछ निश्चित मूल्यों से उपजती है जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, और इस समय सबसे ज्यादा वो खतरे में है, क्योंकि एक जमाने में हम लोग धरना करना, जुलूस निकालना, काले झंडे दिखाना, पुतला फूकना, ये सब लोकतंत्र के उत्सव के कुछ अलग अलग, जैसे आप मेले में होते हैं तो कहीं गुब्बारे पे बंदूक चला रहे होते हैं, कहीं कोई चरखा चल रहा होता है, कहीं झूला चल रहा होता है, तो ये लोकतंत्र की शोभा थी, इनको कभी बुरा नहीं माना जाता था, इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होता था। आज स्थिति यह है कि अगर आप किसी योगी जी हो या मोदी जी हो, किसी का पुतला फूकिए या किसी पे नारा लगाइए, कहीं कोई धरना प्रदर्शन कीजिए, तो पुलिस बेतरह लाठियां मार रही।
इस लोकतंत्र की कल्पना कम से कम किसी ने नहीं की थी। और इस कोरोना काल में जबकि तमाम लोग सिर्फ ट्विटर पर हैं, दो इस देश के एक सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, जिसका जैसा शीतल जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जनाधार आज भी है, उसके दो शीर्ष चेहरे सड़क पर उतर के जो सोशल डिस्टेंसिंग, सो कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग के उस पूरी अवधारणा को तोड़ते हुए जाते हैं, हाथरस पहुंचते हैं तमाम कोशिशों के बाद, और उस महिला को गले लगाते हैं जिसकी बेटी को एक तरह से, जिसके साथ कितना अमानवीय व्यवहार हुआ उसको हम सब जानते हैं। तो इन विजुअल्स ने, इन दृश्यों ने, और उसमें एक प्रियंका का सीट पर आना, प्रियंका गांधी जब गाड़ी चला रही होती है और राहुल गांधी बगल में बैठ रहे होते हैं, तो एक न्यू इंडिया है। अभी तक जो ड्राइविंग सीट है उस पर हमेशा पुरुष बैठता था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर एक महिला बैठी हुई है और उसका भाई जो एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ है, वो उसका बड़ा भाई है, वो बगल में बैठा हुआ है और वो गाड़ी जा रही है और दोनों लड़ रहे हैं, दोनों जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आज सबसे बड़े खतरे में। देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, आसानी से कह दिया जाता है कि मुलायम सिंह पर मुकदमे हैं इसलिए चुप है, मायावती पर मुकदमे हैं, डर है इसलिए चुप है, रॉबर्ट वाड्रा पर भी मुकदमे हैं। और आप चुनाव के पहले से मोदी जी ये संदेश देते रहे कि जब वो आएंगे सरकार में तो वो जेल में जाएंगे। पर आज प्रियंका गांधी अगर सड़क पर हैं तो इसका मतलब ये संदेश भी जा रहा है कि वो डरती नहीं है। और यही इस परिवार, जिसको हम परिवारवाद दरअसल कहते रहे हैं, लेकिन अब ये परिवारवाद संघर्ष का वंशवाद ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इस कठिन समय में इस परिवार के अलावा लगभग सारे परिवार मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। तो ये अब राज्य का वंशवाद ना होकर संघर्ष का वंशवाद है। और ये दो चेहरे, ये कल की तस्वीरें एक बड़ी उम्मीद जगाती। बहुत ही सुंदर बात की, संघर्ष का वंशवाद। मैं इस पे एक्चुअली आऊंगी, इस सवाल को लेकर भी आऊंगी आप लोगों की तरफ। मयंक, क्योंकि आप हमसे लगातार ये विजुअल्स आप कल से एडिट कर रहे हैं, आपके पास लगातार आपके इनबॉक्स में ये विजुअल्स आए हैं कहीं ना कहीं से। मुझे एक बात बताइए, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति और पार्टी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कैडर। पार्टी के कैडर पे इन विजुअल्स का और इस सपोर्ट का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए सौम्या, मैं ये बात जो है वैसे किसी और तरीके से भी कह सकता हूँ, पर इसमें चूंकि मैं एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने कांग्रेस कवर की है और केंद्र सरकार कवर की है, यूपीए के दौरान मंत्रालय कवर किए हैं, तो कांग्रेस का दफ्तर जो है वो शायद मेरे हिसाब से इकलौता दफ्तर है सारी राजनीतिक पार्टियों में, अकबर रोड का, जहां पर जब आप जाएंगे तो आपको जो डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की है, आपको वैसी ही भीड़ दिखती थी जिस दौर में भीड़ होती थी वहां पे। इधर कुछ साल सन्नाटा भी छाया रहा, लेकिन उसके बावजूद आप जब भी कांग्रेस के ऑफिस जाएंगे तो एक रिपोर्टर के तौर पे आपको वहां कुछ किसान दिखेंगे जो आए हुए हैं दूर दराज के गांव से, आपको वहां पे एक एग्जीक्यूटिव सूट पहने आदमी मिल जाएगा, आपको वहां पे एक कस्बे का आदमी मिल जाएगा, और ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे अमेरिकन सीन है, और मुझे याद आ गया एक किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग, गांधी एंड अमेरिकन सीन। तो अमेरिकन सीन जो है वहां पे आप क्या देखेंगे, डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, वहां पे परंपरागत फॉलोइंग है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं या समर्थक हैं। इस देश में आरएसएस एक संगठन के तौर पे ऐसा संगठन हो सकता है जिसके परंपरागत काडर हो, पर पॉलिटिकल पार्टी में दक्षिण भारत की पार्टियां जो हैं दो बड़ी, उसके अलावा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, बड़ी पार्टी, जिसके परंपरागत फॉलोअर है, यानी कि गांव का जो किसान है जो अभी लाठी खा रहा है आंदोलन में, उसके पिता भी कांग्रेस के काडर थे और ये गांधी के समय से चल रहा है। तो अब यहां पे काडर की बात इसलिए बहुत जरूरी है, आप जो कह रही हैं, पिछले लंबे समय में, और लंबे समय को मैं पीछे लेके जाता हूं संजय गांधी के समय पे। संजय गांधी के समय में परंपरा शुरू होती है काडर से दूर होने की, यानी कि बिल्कुल राजा और प्रजा वाला रवैया हो जाता है। जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी ने भी उसका नुकसान झेला और जब सत्ता में लौटे तो विधानसभाएं भंग कर दी। काडर से वो जो दूरी है उसने बहुत बड़ा नुकसान किया है कांग्रेस का, क्योंकि उससे जोश गायब हो जाता है। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी जिस तरह से, और चूंकि भट्टा पारसौल में भी वो गए थे पर गायब हो गए थे उसके बाद, तो लेकिन राहुल गांधी इधर कुछ दिनों में जिस तरह से वो काडर के साथ सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी रोकी जाती है, पैदल चलना शुरू कर देते हैं, उस दिन धक्का लगा, उनको लगा वो गिर गए और वो आगे लीड कर रहे हैं।
लीडर जो है वो एग्जाम्पल सेट करता है, वो लीड करता है, आगे लीड देता है, लाठी उसको खुद। और लेफ्ट के आंदोलन से जो लोग लीडर निकले उनको पता है, या समाजवादी आंदोलन से सबसे आगे खड़ा होकर लाठी खाता है। हमको ये याद करना होगा कि हमने भारतीय राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में आखिरी बार कब किसी नेता को सबसे आगे खड़े होकर लाठी खाते देखा था, गिरते देखा था, या किसी महिला नेता या पुरुष नेता को लाठी चार्ज में फंसे हुए अपने कार्डर को बचाने के लिए लाठियों के बीच में कूदते देखा था। आज भी जयंत चौधरी पर जब लाठी चार्ज हुआ तो कार्डर उनको घेर के खड़ा हो गया बचाने के लिए, कार्यकर्ता घेर के दीवार के सहारे उनको बचाने लगे, वो नहीं बचाने गए। ये जो चीज है, आप अगर अपने आप को वहां रख के देखें कि आप अगर कार्यकर्ता हैं तो आपके अंदर किस तरह की स्फूर्ति का संचार करेगा, ये किस तरह का जोश आएगा। या और ये किसी भी टीम की बात हो सकती है, क्रिकेट टीम की बात हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी एग्जाम्पल सेट करते थे, खुद लीड लेते थे, फिनिशर माने जाते थे, मुश्किल टाइम में, क्राइसिस टाइम में बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ऊपर आते थे कि अगर बल्लेबाजी खराब हुई तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो ये बहुत पहले होना था, 6 साल बाद हो रहा है। कितने दिन चलेगा ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, कार्यकर्ता जो है उसको बहुत इससे जोश और उम्मीद मिलती है, नो डाउट, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। शीतल जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए है। मैं मयंक जी की बात, पंकज जी की बात और आपकी बात जो आपने अपने जवाबों में कही, उससे एक बात निकल के आती है। आपने एक फ्रेज यूज करी थी, कांग्रेस मुक्त भारत। हमने पिछले कुछ दिनों में, मैं पिछले कुछ दिनों नहीं कहूंगी, मैं एक्चुअली पिछले कुछ सालों में कहूंगी, हमने लगातार देखा है कि कांग्रेस से उनके बहुत बड़े बड़े लीडर्स का पलायन हुआ है। और हमने रिसेंट टाइम्स में तो हमने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ा, और हाल ही के दिनों में सचिन पायलट का जो एक पूरा रोचक प्रसंग रहा, ये नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है शुरुआती दिनों से के.एम. मुंशी, गुलजारी लाल नंदा, एन.वी. खरे साहब, अभी रिसेंट टाइम्स में टॉम वड़क्कन साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन सबने कांग्रेस छोड़ी है। उसके बावजूद आज आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने कहा कि उसको वो नहीं कर, डीलेजिटिमाइज नहीं कर सकते हम, कांग्रेस की बात को अभी दरकिनार नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लीडर्स जो इतने सालों से साथ थे, उनके छोड़ के जाने के बाद भी आपको क्यों लगता है कि इन कुछ दिनों में हुई राजनीति और जो ब्लॉक लेवल पॉलिटिक्स कांग्रेस ने स्टार्ट करी है यूपी में और तमाम राज्यों में, उससे क्या रिवाइवल होगा कांग्रेस का इतने लोगों के पलायन के बाद? एक्चुअली देखिए, आजादी के बाद जो एक लीडरशिप का एक पंच था पूरा, जो नेहरू जी के चारों तरफ था, पटेल साहब थे, मौलाना आजाद थे, बहुत सारे नाम थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो अनेक, और दक्षिण भारत के बहुत सारे नाम है जो हम लोगों से बहुत फेमिलियर नहीं है, हम उनका नाम लेते हैं तो हाँ हम नहीं समझ पाते, दूसरों को समझा नहीं पाते, लेकिन बहुत ढेर सारे। लेकिन वो जब पीढ़ी निकली है, उसके बाद जैसी कांग्रेस बनी, जिसका जैसा पंकज ने बताया कि नौजवानी में हम सब लोग उसका विरोध करते रहे, लेकिन वो कांग्रेस ऐसी ही बनी जिसमें एक व्यक्ति जो नेहरू गांधी परिवार के उनसे जुड़ा हुआ था, उनका बेटा बेटी नाती पोता था, वो न्यूक्लियस बना पॉलिटिक्स का। श्रीमती गांधी के साथ ये शुरू हुआ। श्रीमती गांधी चाहती थी कि संजय गांधी उनकी विरासत को लें, उन्होंने पूरा मौका दिया और संजय गांधी ने उस विरासत को ले लिया था। एक एक्सीडेंट हुआ वो, और तब राजीव गांधी के राजनीति में आने की कोई बात ही नहीं, वो अपना जहाज उड़ाते थे, उनकी बिल्कुल अलग लाइफ थी, और वो ये समझ चुके थे कि संजय गांधी पॉलिटिक्स करेंगे, हम अपना जहाज उड़ाएंगे, कोई दूसरी जिंदगी जिए, और वो उस तरह से अपना जीवन जी रहे। लेकिन उस परिस्थिति विशेष में जब एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब 2 ही बेटे हैं, दूसरे बेटे को अचानक राजनीति में लाया गया, इसलिए कि तब तक ये चीज बन गई थी कि अगर इस पार्टी को चलना है, चलाना है, तो आपको नेहरू गांधी सरनेम वाले किसी को ही लीडर रखना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी के समय एस्टेब्लिश हो गया था। अब ये गलत है या सही है, ये विशेषज्ञों का काम है इसकी व्याख्या करना, इस पर लेख लिखना, किताब लिखना, इस पर डिस्कशन करना, इसको गलत ठहराना या सही ठहराना। लेकिन हम तो उस स्थिति की रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे ये हुआ और ऐसे लोगों ने स्वीकार। उसके बाद राजीव गांधी को स्वीकार कर लिया, श्रीमती गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद वो सारा जो गुस्सा था और जो समर्थन था वो सब मिलजुल के एक जगह राजीव गांधी की झोली में आया। राजीव गांधी उसको नहीं संभाल सके, कह सकते हैं आप, क्योंकि अगले चुनाव में वो पूरी तरह से हार गए, जो भी सिचुएशन थी। लेकिन तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, वो हारने के बावजूद उसका जन समर्थन तब भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय व्यापक था, और वो उस न्यूक्लियस पे चिपका हुआ था
जिसका नाम नेहरू गांधी फैमिली से निकल के आता है। बहुत सारे लोग उस समय भी पार्टी से अलग हुए। जब जब हार होती है, पराजय होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों में रास्ता बदल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल वर्चुअल राजनीति में तो ये बिल्कुल कॉमन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही होती है, हर पार्टी में होता है। रीजनल पार्टीज हैं, उनके आप देखते हैं कि हमारे तो बहुत सारे लोग बदल के दूसरी पार्टी। आज भाजपा में 163 के आसपास सांसद जो है तो दूसरी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से। तो ये सबके साथ है, ये कोई अजूबा इनके साथ नहीं है। लेकिन एक अजूबा जरूर इनके साथ, तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद मोदी जी का परिवार नहीं है, कोई दूसरा आदमी निकल के आएगा और वो उसका लीडर बनेगा। कांग्रेस में यह संभव नहीं। कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद नरसिंह राव कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं बन सके। वो इस देश के बहुत सफल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने एकदम बॉर्डर की अपनी सरकार, जिसका पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको बड़े आराम से 5 साल चलाया और बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने। हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी पटरी ही एकदम उल्टी खड़ी कर दी इस देश में और उदारवाद को बिल्कुल व्यापक तौर पर लेके आए। बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने ये प्रयोग किया। लेकिन नेता के लिए वही कांग्रेसी उनके जमाने में ही दौड़ के गए कि सोनिया जी आप आ जाइए, नहीं तो ये चलेगी नहीं, पार्टी खत्म हो जाएगी। गिड़गिड़ा के उनके पास गए और ये सच फिर से साबित हुआ कि सोनिया जो मूल से विदेशी है, लेकिन जिन्होंने इस देश को अपना लिया, जिनकी यहाँ शादी हुई और यही बच्चे हैं, यही वो रहती हैं, यही की हैं अब, और उनको इस देश की उस पार्टी के सारे लोगों को ये समझ में आया कि ये पार्टी अगर चलानी है तो सोनिया जी को पार्टी चलाने के लिए आना पड़ेगा। वो आई, पार्टी चली, उसकी सरकार बनी, 2 बार यूपीए 1 यूपीए 2 बना। उन्होंने जिसको कहा वो प्रधानमंत्री बना, वो 2 बार प्रधानमंत्री चला। और आज भी क्योंकि वो असफल है एक टर्म में कि भाई वो सत्ता में फिर से नहीं वापस हो सकते, लेकिन उन्हें 12.5 करोड़ वोट मिल रहा है। ये जो 12.5 करोड़ वोट मिल रहा है, ये कांग्रेस में कोई अलग हो जाए वो 1 करोड़ 20 लाख वोट नहीं ला पाएगा। वो वोट आएगा ऐसा बन गया। इसकी मैंने फिर कहा कि इसकी व्याख्याएं करने वाले व्याख्याकार, किताब लिखने वाले, इसके बारे में दार्शनिक चिंतन करने वाले, इसकी आलोचना करने वाले, वो बिल्कुल ठीक है, उनका अपना किया है, वो करेंगे। लेकिन हमारे देश की रियलिटी है, रिपोर्टर अगर मैं इसको रिपोर्ट करूंगा तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो स्वीकृति है वो स्वीकृति जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की है, वो स्वीकृति चिदम्बरम के बेटे की नहीं है, वो चिदम्बरम की नहीं है, या कपिल सिब्बल की नहीं है, या कोई चिट्ठी और लिखने वाले की नहीं है। ना हो सकती है, एक मोहल्ले की राजनीति में नहीं हो सकती। आज प्रियंका गांधी अगर कार्यकर्ताओं के लिए कूद के आई है और पूरे देश में हर आदमी एकदम उसके मन में लग रहा है कि अरे प्रियंका, हर आदमी अपने उसमें टेलीफोन में वीडियो देखना चाह रहा है। ये चिदम्बरम के साथ संभव नहीं है। इस सच्चाई को हमें एज ए रिपोर्टर तो दर्ज करना पड़ेगा। हम हमारी इच्छा चाहे तो हो सकती है, हम चाहते नहीं है कि वंशवाद हो, ये हमारी निजी इच्छा हो सकती है। हम अपना, हमारे अपनी जो भी अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से हम गलत और सही का अपना निर्णय करते हैं, लेकिन हम इस देश के लोगों का निर्णय खुद थोड़ी कर सकते हैं। देश के लोगों में तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के आने से या प्रियंका गांधी के आने से ही वो स्पार्क पैदा हो रहा है, जिसकी बात पंकज ने कही कि लग रहा है कि विपक्ष जैसी चीज कोई है और वो हो सकती है। वो संभावना जो धूमिल हो गई थी, वो संभावना पुनर्जन्म लेती हुई नजर आ रही, तो उसकी वजह ये दोनों गांधी है। शीतल जी, आपने बहुत जरूरी बात करी सेंटर के लेवल पे कि मतलब पीएम होने के बावजूद भी ऐसे लीडर्स रहे हैं कांग्रेस में जो शायद कांग्रेस के लीडर नहीं बन पाए। मतलब बहुत ही ये इंटरेस्टिंग बात है। ये हम सेंटर के लेवल पे तो जरूर सच मैं मानती हूँ, नेशनल लेवल पे, क्योंकि लेकिन हम अभी स्टेट की पॉलिटिक्स की बात करें। मैं आप ही की बात से पंकज जी आपके पास सवाल लेके आना चाहती हूँ। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि कांग्रेस ने एक 26 साल के हार्दिक पटेल को नियुक्त किया अपने गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट के उसमें। हम अभी देख रहे हैं कि एक ओबीसी नेता अजय कुमार लल्लू जी को स्टेट अध्यक्ष बनाया गया यूपी में। और कहीं ना कहीं जो शायद मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता पाएंगे कि माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे जो एक खाम का कोलिशन होता था,
क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम गुजरात में, उस कोलिशन या उस चीज को वापस समझने का प्रयास है इन तरह के अपॉइंटमेंट से, और शायद एक स्टेट लीडरशिप भी खड़े करने का प्रयास है जो डिपेंडेंट ना हो गांधी इमेज पे। क्या मैं सही कह रही हूँ या आप इसको किसी और तरह से समझ? दरअसल आप जो कह रही हैं उसको अगर मैं सूत्रबद्ध करूं तो दरअसल अपना जो सामाजिक समीकरण है कांग्रेस उसे बदल रही है अपनी लीडरशिप का। अभी तक क्या था कि एक हम मानते थे जो ट्रेडिशनली कि ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों का एक कोलिशन था जो बाद में टूट गया, लेकिन जो पदाधिकारियों का या नेताओं का जो चेहरे थे, चाहे उनके पास सामाजिक आधार हो ना हो, वो ज्यादातर उच्च वर्णों से यानी ऊंची जातियों से हमें नजर आते थे। और पिछड़ी जातियां आमतौर पर वो जो कभी समाजवादी आंदोलन में बतौर कृषक शामिल हुई थी, वो बाद में फिर मुलायम सिंह के दौर में और बहुजन आंदोलन जो एक बड़ा आंदोलन था जो फिर सीमित घटते घटते कुछ जातियों के गठजोड़ में तब्दील हुआ, तो उसमें कांग्रेस के लिए कोई स्पेस नहीं बचा था। तो उसने अब खास तौर पर जो लोग समाजवादी पार्टी में गए या बहुजन समाजवादी पार्टी में गए और वो बुरी तरह आज छले हुए अपने को महसूस करते हैं, एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं जाके कुछ जातियों के गठजोड़ में तब्दील हो गया, वो बड़ा सपना टूटा है। और कांग्रेस इस समय उन तमाम सामाजिक समीकरण को बदलना चाहती है और अपने चरित्र को भी बदलना चाहती है। इसलिए सहयोग नहीं है। लल्लू जैसे व्यक्ति का कांग्रेस में यूपी में अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके पहले जितने अध्यक्ष बने उनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए, वो एक मतलब बड़े चेहरे, ताकत, सत्ता, पैसा, और ये हमको आमतौर पर ऊंची जाति का ऐसा नहीं है, लेकिन महावीर प्रसाद बने ही थे, लेकिन वो ट्रेडिशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स के जो सांसद भी थे और बड़े वो थे, तो वो दौर भी दूसरा था। लेकिन वो ये एक चेहरा जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक डिग्री कॉलेज का लड़का लगता है, जो छात्र संघ अध्यक्ष है, जो था भी, वो हर दूसरे दिन आपको जेल में नजर आ रहा, सड़कें करवाने का जो काम था वो कर रहा। लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहता हूं जो शायद संक्षेप में जोड़ूंगा ताकि बात स्पष्ट हो जाए कि इस समय कांग्रेस क्यों महत्वपूर्ण होती जा रही है। देखिए, जब मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो वो एक आइडिया पर चोट कर रहे होते हैं। आजादी के पहले भारत आज का भारत तो था नहीं, और हमें आजादी भी ब्रिटिश इंडिया से मिली थी, प्रिंसली स्टेट्स तो अलग थे, लेकिन वहां वो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने आंदोलन करके एक भारत राष्ट्र राज्य संभव किया। यानी कांग्रेस का आंदोलन दरअसल एक आधुनिक भारत के निर्माण का भी आंदोलन था। नहीं तो ब्रिटिश चले गए थे, सब लोग अपने 556 जितनी भी रियासतें थी वो आजाद हो जाती, उसमें क्या दिक्कत थी, पहले भी थे, कोई नई बात तो थी नहीं। और उस समय जो आज भारतीय जनता पार्टी, इनके पूर्वज जनसंघ और आरएसएस वगैरह उसके पक्ष में थे। वो चाहते थे कि हरि सिंह बिल्कुल उनका शासन होना चाहिए, तमाम राजाओं का शासन होना चाहिए, उन्हीं से वो बाकायदा एक तरह से उनको वो पोषित पल्लवित भी वही लोग करते थे। लेकिन कांग्रेस ने संभव किया कि एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, और जिसमें तमाम दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के हक की गारंटी होगी। ये पहली किताब है जो भारत का संविधान लिखा गया, ये पहली किताब है जिस महादेश में लिखी गई जिसमें बराबरी का तस्वुर है। इसके पहले कोई विधि संहिता हमारे देश में नहीं थी जिसने इंसान को इंसान से बराबर माना था। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोग कांग्रेस से जुड़े हैं करोड़ों करोड़, तो उसकी एक वजह है कि कांग्रेस एकदम एक नई चीज लेकर आई थी जो कभी नहीं थी, और पहली बार उन्हें हक अधिकार मिले, नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस ने अपने इससे दूर किया अपने को, जिसकी लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और जब लोग गए सोनिया गांधी के पास जो कि राजनीति छोड़ चुकी थी, वो आना भी नहीं चाहती थी, तो उसकी वजह वही थी कि कांग्रेस के उस चरित्र को लोग भूल गए थे कि ये किनकी पार्टी बनती जा रही है। और हमने देखा कि फिर सोनिया गांधी आई और उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 में बाकायदा जितने अधिकार मिले हैं, यानी भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इस तरह के जो तमाम अधिकार मिले हैं, उसने भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाया है। इतिहास इसको तय करेगा दुनिया में तमाम क्रांतियां क्यों हुई कि लोगों को भोजन का अधिकार मिले। यहां पे अर्थहीन क्रांति उस तरह से हुई है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, यह एक अगला मुद्दा है। तो सोनिया गांधी एक्चुअली उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो दरअसल इस भारत को, आइडिया ऑफ इंडिया को संभव करता है। वो चीज जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये वंशवाद मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वंशवाद होता तो भाई ठीक है, वो राजा थे, उसके बाद अपने बेटे को राजा बनाते। यहां तो पिछले 20-25 साल से इसकी कोई गुंजाइश धीरे धीरे खत्म ही है। मतलब राजीव गांधी के बाद तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना ना, तो ये हो गए 30 साल, धीरे धीरे हो गए। तो संघर्ष ही कर रहे हैं, उस संघर्ष में उस वैल्यू के साथ खड़े हैं
जो दरअसल हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के वैल्यू थे। ये जो हमारे एक दूसरे गांधी है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, वो भी गांधी परिवार के हैं, लेकिन उनके प्रति वो विश्वास क्यों नहीं जमता? इसलिए कि वो उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते। और कांग्रेस में दूसरा कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस पर लोग ये भरोसा कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता को क्या क्या नहीं दिया कांग्रेस में, और एक दिन में वो भाजपा ही हो गए। तो कौन वो विश्वास करेगा? विश्वास किसी पर नहीं है। और ये बीजेपी, कांग्रेस की कमजोरी भी है कि उसने पिछले 20-25 साल में, खासतौर पे राजीव गांधी के समय, जिस तरह से जो अपना एक सैद्धांतिक और सांस्कृतिक मुहिम चलानी चाहिए थी, उसमें वो कमजोर हुई है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हीं वैल्यूज को एक तरह से रिप्रेजेंट आज कर रहे हैं, सड़क पर संघर्ष के जरिए उन वैल्यूज को जिंदा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं यूपी में अपना पूरा चेहरा, अपना सामाजिक आधार बदलने की कोशिश कर रही हैं। और इस समय हम ये जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस के पुराने नेता बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो जो गद्दी पर बैठे थे अचानक हटा दिया गया, और गद्दी पर बैठने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, और उनकी कोई योजना भी नहीं थी। एक गद्दी ले लो और साथ में उस गद्दी के नाम पर 10 काम कराओ अपने। ऐसे ऐसे लोग विधायक और मंत्री रहे लंबे समय तक, जो हमेशा खुद जीते हैं और पार्टी हारती रही। जी पंकज जी, मैं एक्चुअली आप लोगों के पास एक एक आखिरी सवाल लेके आऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा। मयंक, मेरा आपसे एक सवाल है। एक इमेज जो हमने आज देखी, राहुल गांधी पंजाब में किसानों के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठे हैं एक ट्रैक्टर पे और किसानों को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। हमने लगातार देखा है, भले 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, भाजपा रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमेशा पिछड़ी है, भले वो रीजनल पार्टी से पिछड़ी हो, कांग्रेस से पिछड़ी हो। 2017 का जो गुजरात का इलेक्शन था, मैक्सिमम एमएलए कांग्रेस के रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आए थे और भाजपा के एमएलए अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आए थे, अर्बन एरिया से आए थे। इस तरह के समीकरण के साथ हम लोगों ने अभी जातीय समीकरण की बात की, हम लोगों ने और समीकरण की बात करी। मुझे बताइए कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है, क्योंकि एक फार्म बिल अभी पास हुए हैं 3, जो बहुत ही मतलब मैं कहूंगी फास्टेस्ट फार्म बिल्स हैं, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट फास्टेस्ट फार्म बिल्स हैं। उन फार्म बिल के मद्देनजर ये रूरल अर्बन डिवाइड जो बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है भरने की, क्या हम कांग्रेस में किसान लीडर्स या किसान लीडरशिप डेवलप होते हुए देखेंगे, जिससे ये समीकरण जाति के साथ साथ एक सोशियो इकोनॉमिक चीज को भी जोड़ेंगे? सौम्या, ये आखिरी सवाल है ना मेरे लिए? जी तो मैं इसमें पहली चीज तो एक 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये केवल और केवल सिद्धांतों का मामला और लीगेसी का मामला नहीं है, ये विकल्पहीनता का मामला भी है, यानी कि कांग्रेस के लिए विकल्पहीनता का। संसद में आपकी संख्या नहीं है, राज्यसभा में भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप संसद में लगातार हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, निराश हो रहे हैं। उस पर सरकार का जो रवैया है बिल विधेयक कुछ भी पास कराने का, वो हम सब देख रहे हैं। ठीक है कि वो विधेयक लेके आ जाती है, अध्यादेश ले आती है। तो संसद में जब आप मात खा रहे हैं तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? सड़क। क्योंकि आप, कोरोना आ गया, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते रह सकते हैं ना। पिछले 6 साल में कांग्रेस ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। तो कांग्रेस के पास अव्वल तो विकल्प क्या था सड़क पे उतरने के अलावा? एक, सड़क पे कौन उतरेगा? क्योंकि पिछले 30 साल में कांग्रेस में जो लोग बैठ के गद्दियों पे बैठ के मोटे हो गए हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाकों में हलवाई होता था, वो एक ही जगह बैठा रहता था और उसका पेट लटक जाता था। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो नेता है, और खासतौर पर जिनकी चिट्ठी विट्ठी का मामला पूरा सामने आया, ट्वीट हुई, फिर ट्वीट डिलीट, ये सारे वही नेता हैं जो लंबे समय से बैठ के आराम से, इनमें से कोई चुनाव नहीं जीत सकता, राज्यसभा जाते हैं ज्यादातर लोग। पंकज जी ने या किसी ने चिदम्बरम का जिक्र किया था, चिदम्बरम लाठी खाने जाएंगे, छोड़ दीजिए, वो जा ही नहीं सकते, वरना वो इतने साल में चले गए होते। ठीक है, तो करप्शन से लेकर के बैठे बैठे आराम से पार्टी के अंदर, सीडब्ल्यूसी के अंदर पद लेके अपने बच्चों को सेट कर देना, ये करते रहे। तो भैया ये तो सड़क पे लाठी खाने आएंगे नहीं। ये पहली बात है कि विकल्प क्या है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं सड़क पर उतरेंगे तो कौन उतरेगा? दूसरी बात, और सड़क पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? संसद में क्या कर लेंगे आप इतने कम सांसदों के साथ? दूसरी बात कि यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो सारी बातें अब तक निकली कि नेहरू और गांधी के नाम में अभी भी कम से कम शीतल जी ने जो 12.5 करोड़ लोग कहे, उनका यकीन कम से कम इस देश में अभी बचा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं, आपने जो बात की किसान राजनीति, देखिए अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष बनाने की बात हुई, 40% के आसपास आबादी है यूपी में पिछड़ों की, और समाजवादी दल जो भी हैं, जितने भी हैं, वो या तो अब राइट विंग के साथ खड़े हुए हैं या वो खत्म होते जा रहे हैं, धराशायी हैं।
तो अब ऐसे में ये जो वैक्यूम है, और किसानों वाली बात भी, किसानों के नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल थे हरियाणा में, ये सारे लोग भी कांग्रेस से ही निकले थे कभी ना कभी अतीत में। तो अब आप इनको देखिए कि वो वैक्यूम है। आरएलडी में राष्ट्रीय लोकदल यूपी में किसानों की पार्टी थी, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जो है वो मौसम वैज्ञानिक बन गए, चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ते थे, सरकार किसी के साथ शामिल हो जाते थे, और यही करते रहे। इवेंचुअली पार्टी की स्थिति ये हो गई कि आज जयंत चौधरी को पुलिस वाले पीटने दौड़ गए, और लिटरली मारने ही दौड़े थे कार्यकर्ता ना बचाते तो ये जो वैक्यूम है कांग्रेस के लिए, ये एक आइडियल स्पेस है। कार्डर और किसान, इंटरेस्टिंगली किसान पुराना कार्डर भी रहा है कांग्रेस का, और अब जरूरत है कि अगर चाहें तो सेवा दल वगैरह की तरफ भी सोचें, उसको भी जिंदा कर पाए तो कर लें, कोशिश करके देख लें। लेकिन यही विकल्प है, किसान की तरफ जाना होगा, क्योंकि किसान सबसे बुरी हालत में है देश में, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वो कर रहा है। और केवल यूपी नहीं, यूपी में तो चुनाव है, मराठवाड़ा भी जाइए, विदर्भ भी जाइए, और जाना पड़ेगा। शरद पवार ने वो जमीन कैप्चर की है किसानों के बीच में रह के, जाहिर सी बात है। तो बुंदेलखंड के में अभी तक कुछ नहीं किया है, पंजाब तो आप चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है किसान है। और ओबीसी जो है, ये भी समझिएगा, अजय कुमार अल्लू ओबीसी है, ओबीसी 40% है, और यूपी में ओबीसी बड़ा किसान भी है। ये तीसरी बात भी याद रखिएगा, बड़ी आबादी है ओबीसी की जो खेती पर निर्भर है। अपर कास्ट हिंदू की उतनी नहीं है, और दलित जो है भूमिहीन है, ओबीसी की बड़ी आबादी है। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि यही विकल्प है कांग्रेस के पास अभी। मैं शुक्रिया आपने जिस तरह से समअप किया उसके लिए। पंकज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, और शीतल जी फिर मैं आपके साथ क्लोज करूंगी शो को। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए कि हमने क्योंकि मैंने इससे शो शुरू भी किया था, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स छोड़े थे कांग्रेस को, जिसमें से एक ममता बनर्जी थी, एक शरद पवार थे। वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या गठबंधन में, या आइडियोलॉजिकली शायद उसके साथ खड़े हैं। और हमने पिछले कुछ दिनों में जो भी स्टेट इलेक्शंस हुए, हमने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि राजस्थान के स्टेट इलेक्शंस, राजस्थान का कैडर लॉयल था आपके अशोक गहलोत के लिए, जो पंजाब का कैडर था वो लॉयल था कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, भूपेश बघेल का खुद का एक कैडर था। तो ये स्टेट लेवल पे लीडर्स थे जो उनके लिए लॉयल थे। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि ये जो इमेज जो बनाई जा रही है, या फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें एक ऑर्गेनिक भी है नेचर, राजनीति में एक ऑर्गेनिक नेचर भी होता है, शायद कोशिश प्रयास भी किए जाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या अब हम स्टेट के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी बदलती हुई कांग्रेस, मजबूत होती हुई कांग्रेस देख रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ बात है जिसपे इनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक तो आइडिया का मसला है। आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उन्होंने पार्टी जरूर छोड़ी, लेकिन उनका पूरा आइडिया वही था जो कभी कांग्रेस का आइडिया था, इसलिए उनकी पार्टी के झंडे का रंग भी नहीं बदला है। वो एक तरह से कोई वजह नहीं है कि वो अलग है, सिर्फ इसलिए कि इससे कि वो शायद अपनी लीडरशिप में, अपने स्टेट में चीजें चाहती थी, जो शायद उनको उस समय, जो कि कांग्रेस में बहुत सी गुटबाजियां भी थी, और उसमें उन्हें लगा होगा कौन इस चक्कर में पड़े, और ऐसी परिस्थितियां आई, उन्होंने उसमें किया। शरद पवार को भी शायद ये लगा हो कि वो ऐसे करके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं एक तालमेल वाले दौर में, तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो उस विचार को नहीं बदला। आप याद करिए, जो राजेंद्र माथुर एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार और संपादक इस देश में हुए, नवभारत टाइम्स के संपादक थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, एक बड़े बौद्धिक और चीजों पर दृष्टि संपन्न संपादक थे, जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश में, अगर इस देश को बनाना और बचाना और चलाना है, तो किसी भी पार्टी को, नाम कुछ भी हो, उसे कांग्रेस होना पड़ेगा। कांग्रेस का मतलब है सबको साथ लेके चलो, ना बहुत राइट ना बहुत लेफ्ट, और सबको थोड़ा थोड़ा करते हुए, क्योंकि तीसरी दुनिया का अकेला भारत एक ऐसा देश था जिसने आजादी के बाद लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को चुना। बाकी देशों ने वहां पर लोकतंत्र इस तरह से मजबूत नहीं हुआ, आमतौर पर सैनिक शासन आ गया, और या वो कोई रिलीजियस उन्होंने लाइन ले ली, या फिर तानाशाही की ओर गए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जनता राजतंत्र वाले मस्तिष्क से भरी हुई थी, जिसमें लोग पूरी तरह से सामंतशाही को स्वीकार करते थे। गांव का जो प्रधान जागीरदार था इस इलाके का, वो दरअसल सबसे बड़ा राजा था, जो हंटरों से मारता था। और उस समय आजादी आई तो लोग मेंटली उसको उन्होंने समझ नहीं पाए कि कैसे हम वो करें। ये कांग्रेस की लीडरशिप थी, यह स्वतंत्रता आंदोलन का मूल्य था, यह गांधी जी का ऑरा था, जिन्होंने इस देश को एक ऐसा बड़ा सपना दिखाया जिसने पूरी दुनिया के देशों को, खासतौर पर जो नए आजाद हुए देश थे, उनकी आंखें चौंधिया दी।
और हमें याद रखना चाहिए, कांग्रेस में सीएसपी हुआ करती थी, 1934 में बनी थी कांग्रेस समाजवादी दल, जो 48 में इसलिए अलग हो गई कि उसे लगा कांग्रेस में दक्षिणपंथी प्रभाव बहुत है। और फिर कांग्रेस का 1957 में आवड़ी का अधिवेशन हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि हमें समाजवादी ढंग का समाज बनाना है। फिर भुवनेश्वर अधिवेशन हुआ 1964 में, जिसमें कहा गया कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद का लक्ष्य हम स्वीकार करते हैं। दिक्कत क्या हुई कि पिछले बार जब 1990 के बाद एक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और एक आर्थिक रूप से कॉरपोरेट की ओर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, ऐसे में कांग्रेस उस अपने मूल संकल्प को कहीं ना कहीं खो चुकी थी। और कांग्रेस ने जो एक थोड़ा हिचकते हुए जो तैयारी की थी, उस पर ही मोदी ने एक पूरी तरह से एक जबरदस्त किस्म का एक कॉर्पोरेट आतंक, या कहिए जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उसको डेवलप किया है, जिसने इस देश में भयानक किस्म से इस समय नौजवानों के रोजगार का प्रश्न हो, या किसानों की समस्या हो, या श्रमिकों के अधिकारों का प्रश्न हो, इन सब पे कुल्हाड़ी चलाई है। जो कांग्रेस नहीं चला रही थी, वो कहीं बीच का रास्ता लेना चाहती थी, लेकिन शुरुआत कांग्रेस ने की थी। तो कांग्रेस को अपने उस दौर के बारे में एक वैचारिक रूप से सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष में हैं इसलिए सब कर रहे हैं, कल आप सत्ता में आएंगे तो इन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्हें वैकल्पिक ढंग से इस देश के जनता के सामने अपना आर्थिक मॉडल भी रखना होगा, जो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड या वित्तीय पूंजीवाद जिस तरह से पूरा हावी हो गया है, इसको वो कैसे बदलेगी, कैसे उन मूल संकल्पों की ओर जाएगी, ये कांग्रेस को अभी साबित करना बाकी है। अगर वो इस बात को कर लेती है, तभी गणित और रसायन दोनों मिलेगा। केवल मैथमेटिक्स या केवल केमिस्ट्री से शायद पॉलिटिक्स में उतना बड़ा चेंज नहीं आता जितना इन दोनों के परिवर्तन से या मेल से आता है। जी बिल्कुल। पंडित जी बहुत जरूरी बात कही, और यही मेरा आखिरी सवाल भी है शीतल जी आपके लिए कि हाँ, हमने देखी इमेजेस, हमने वो ऐसी इमेजेस देखी जिसमें एक नारी शक्ति का हम प्रतीक देख रहे हैं, प्रियंका जिस तरह से कार चला के लीड करके लेके जा रही है। हमने वो इमेज देखी जहां प्रियंका अपने सदस्यों को, अपने कैडर को बचाने के लिए कूद पड़ती है। हमने राहुल गांधी को किसानों के साथ देखा, हमने राहुल गांधी को पुलिस से अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा। ये बात बहुत मैं मानती हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। मुझे एक बात बताइए कि आप, क्योंकि यूपी राजनीति आप देख रहे हैं, आप जमीन से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इस इमेज के साथ एक वैचारिक ऑप्शन, एक पॉलिसी लेवल ऑप्शन कांग्रेस में दिख रहा है लोगों को, या फिर ये इसलिए होगा अगर राजनीति बदलेगी भी कि बीजेपी से सब बहुत दुखी हैं, अगर हैं भी तो? आपको क्या लगता है यूपी की राजनीति में इन सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मोटे तौर पे इलेक्शन से? देखिए, मैं अभी बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊंगा। प्रैक्टिकली ये कि लोग बीजेपी से जो भी चीजें हो रही है उसका प्रतिवाद करने के लिए कोई सामने नहीं था, मैदान एकदम खाली था। और जो नए टूल्स इधर विकसित हुए हैं उदारवाद के साथ, उसके औजार नए आए, तकनीक में बहुत चीजों का परिवर्तन हो गया है। कम्युनिकेशन की वजह है कि देखिए, आप एक पूरा टेलीविजन चैनल चला रही हैं और मैं आपसे यहाँ बैठ के चंचल जी के गांव से बात कर रहा हूँ। ये बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो मनुष्य की कल्पना से परे थे, और इसमें बहुत सामर्थ्य पैदा हो गई है। आज फेसबुक के पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो भारत देश या बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक पूरी प्रणाली में बहुत सारे, कहीं आंदोलन पैदा कर सकता है, कहीं आंदोलन को दबा सकता है, धोखा दे सकता है, डिसीव कर सकता है। तो ये तकनीक के बहुत सारे परिवर्तनों को ये जो वर्तमान कांग्रेस है, ये पिछले 15-20 साल में इतने ध्यान से इन चीजों को नहीं देखा जो मोदी जी और उनकी टीम ने देखा। गुजरात में बैठ के सबसे पहले देखा, पूरी बीजेपी ने भी नहीं देखा था उतना। पूरी बीजेपी, राजनाथ सिंह ने नहीं देखा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह इस देश की, मोदी जी की जाति से बहुत बड़ी जाति के सर्वे सर्वा थे, और बड़ी उनकी स्वीकृति थी, मैदान उनके लिए खाली था, लेकिन उनको नए टूल्स नहीं पता थे, इसलिए वो उस चीज का प्रयोग करके, वरना जितना मौका मोदी के लिए था उतना ही मौका राजनाथ, उससे ज्यादा सुगम मौका राजनाथ सिंह के लिए था, लेकिन राजनाथ सिंह नहीं कर सके और मोदी कर सके। तो ये समझना पड़ेगा मौजूदा दौर में जो चीजें हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कौन कर पाता है, कौन नहीं। कांग्रेस ने बहुत लेट इन चीजों को समझना शुरू किया, उसके पास भी इतना आईटी सेल है। अब वो समाज शास्त्र की परिभाषा के तहत अपनी पार्टी बना रहे हैं, जैसा पंकज ने और मयंक ने बताया कि वो देख रहे हैं कि हमें
सोशल सेक्शन ओबीसी में से लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, वो 5 स्टार होटलों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों को कुछ धक्का बांट के राजनीति करने की जगह एक लाठी खा के रोज जेल जाने वाला लीडर लेके आए हैं यहाँ, वो उधर उसको पटेल बुलाए हैं गुजरात में, वो बाकी लोगों से भी तालमेल कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव कर रहे हैं बिहार। तो एक परिवर्तन उनमें आज के दौर की जरूरत के हिसाब से पार्टी में जो जरूरी था वो करने का प्रयास करती हुई कांग्रेस हमें नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्थिक और उन सवालों को एड्रेस करते हुए विकल्प बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो बीजेपी की कमजोरियां है, जिसकी वजह से देश में बहुत कहा जाए कि अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया है, किसानों के रूप में, नौजवानों के रूप में। आप देखिए कि नौजवानों ने जो भी भारत बंद बुलाया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बुलाया था, 3 आदमी ने ट्विटर पे प्लान कर लिया था। एक सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस है, एक हंसराज मीना है और एक कुछ और है। इन 3 लोगों ने देश में सारे बेरोजगारों को खड़ा कर दिया और सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखती नहीं, फिर सब आ गए पीछे लोग। एक आप देखते हैं कि मंडल साहब आजकल नहीं नजर आ रहे हैं। एक समय में उन्होंने एक सवाल पर देश को भारत बंद कर दिया था, जिसमें करीब 56 या 57 लोगों की तो मृत्यु हुई थी उस आंदोलन में, और उसका कोई नेता नहीं था, वो एक सोशल मीडिया से पैदा हुआ था। ये जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए अभी तो यह है कि जो इस सरकार की असफलताएं हैं, जो बहुत ही व्यापक हैं, बहुत गहरी है, बहुत आमूल-चूल फर्क ला रही हैं, सिर्फ उनको अगर एड्रेस करते हुए कोई सड़क पर नजर आएगा, और अगर गांधी आएंगे तो गांधी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। अगर ये ब्रांड लाठी खाएगा, प्रियंका कूद पड़ेगी, तो हम आपको सुबह शाम कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और ये प्रोग्राम सबको करने पड़ेंगे, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आप इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर इनसे आप बच भी नहीं सकते। वो कांग्रेस मुक्त भारत जो कर रहे थे, वो कांग्रेस युक्त भारत हो जाएगा, ऐसा हो सकता। जाते जाते मैं एक छोटी सी इन्फो शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात हो रही थी उसी से जुड़ी हुई। बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले कांग्रेस की तरफ से जो उनका मीडिया सेल है, मेरे पास मैसेज आया है जिसमें राहुल गांधी का कल का जो है वो कार्यक्रम शेयर किया गया है कि किसानों के बीच वो कहां कहां जाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। और व्हाट्सएप पे जो 2013 से और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल ने जो है अपनाया था। थोड़ी सी लेट तो है ये कांग्रेस। शीतल जी जो बात कर रहे थे, अभी मैसेज आया और उसमें बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है। ऊपर तारीख लिखी है, श्री राहुल गांधी ट्रेवल, और नीचे 11 बजे यहाँ, 12 बजे वहां। और मोदी जी का ट्रेवल प्रोग्राम 2013 और 14 में ऐसे ही व्हाट्सएप पे आया करता था। कांग्रेस अब व्हाट्सएप पे आई है। तो ये शीतल जी की बात। जी जी, आप तीनों ने बहुत उम्मीद बांधी है। उम्मीद इसलिए नहीं बांधी कि कांग्रेस इम्प्रूव कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति बदलने की कोशिश कर रही है। उम्मीद इसलिए बांधी है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं, जिस तरह से डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के नेता यूपी में पहुंचे लाठी खाते हुए, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। महुआ मोहित्रा जैसे आज संसद में अपनी बात रखती है, बहुत बड़ी बात है। मैं एक 3-4 इमेजेस के साथ आप लोगों के अपना शो खत्म करना चाहूंगी। पहली इमेज थी कफील खान के साथ कांग्रेस के प्रदेश माइनॉरिटी के अध्यक्ष शहनवाज आलम जिस तरह पूरे देश में उनके साथ रहे जब उनकी रिहाई हुई कफील खान की। हमने पिछले कुछ सालों में लगातार देखा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत सफर करी है। कांग्रेस किस तरह से उस इमेज को या उनके साथ खड़े होने का प्रयास कर रही है, ये उसमें देखा। दूसरा, हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने स्टेट लीडर्स या अपने तरह तरह के जो अपॉइंटमेंट किए हैं उसमें ओबीसी लीडर्स को कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लीडर्स को जगह दी है। तो कहीं ना कहीं उस समीकरण को, उस सामाजिक आधार को समझ रही है कांग्रेस। तीसरी बात है किसानों की बात। बहुत बड़ा तबका है इस देश का, लगभग 50% से ज्यादा तबका किसान एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर की कमाई पे बेस्ड है। किस तरह कांग्रेस उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है। और एक जो तबका है वो है नौजवानों का। तो नौजवानों के लिए कांग्रेस, जैसे कि शीतल जी ने बताया कि उस मोमेंट को एम्पलीफाई करने की भी कोशिश की कांग्रेस ने। और वही नहीं, जिस तरह से लीडर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, एक युवा लीडर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, और प्रियंका जिस तरह से मैदान में कूदती है उनको बचाने के लिए लाठियों से, ये बहुत बड़ी बात है। इन सारी इमेजेस को ध्यान रखते हुए सोचिए कि क्या बदलती हुई राजनीति के साथ कांग्रेस अडाप्ट कर रही है, और अडाप्ट कर रही है तो ये क्या देश के लिए अच्छी बात है। जैसे कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि
सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें अब सुनसान नहीं रही हैं। उम्मीद करते हैं कि संसद में विपक्ष को अब अपनी आवाज रखने का मौका मिलता रहे। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी बातें बताने के लिए। शुक्रिया दर्शकों, हम विदा लेते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। नमस्कार। अब